Hello, ninth class student. Today, this is Mehak Khurana. Today, I am here with you with a new topic. First topic of your physics, that is motion. And first of all, I will introduce this topic. And that introduction of this topic is given in the notes. That first line of this notes is in the physical world, one of the most common phenomena is motion. देखिए सबसे कॉमन फिनोमेना जो हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं वो मोशन में है. हर बॉडी मूव कर रही होती है. हम जो कॉमन फिनोमेना देखते हैं अपने ऑल अराउंड, दैट इज मोशन. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स. जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर के साथ डील करती है जो ब्रांच, उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं. दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, नेमली काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. बेसिकली मैकेनिक्स जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. काइनेमेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन. हम ये नहीं देखते कि मोशन को क्रिएट करने वाला कौन है, उसका कॉज नहीं जानते काइनेमेटिक्स के अंदर. और डायनेमिक्स के अंदर इज कंसर्न विद द कॉज ऑफ मोशन. कॉज मतलब जब हम किसी चीज को मूव करते हैं तो फोर्स लगाते हैं. द डायनेमिक्स के अंदर तो फोर्स वगैरह की डिस्कशन होती है, और काइनेमेटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोशन के. कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव कर रही है, और उसको हमें स्टडी करना है कि व्हाट डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड, what velocity it have, these things we will study in kinematics. And the motion, the chapter हमने motion पढ़ना है, ये basically kinematics ही है, जो study of motion हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का. इसके बाद हम स्टडी करते हैं मोशन और रेस्ट के बारे में. सबसे पहले मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding. देखिए यहाँ पर लिख रखा है an object is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding in a given time. देखिए किसी गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. सराउंडिंग का मतलब उसके आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसके रिस्पेक्ट में. अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं. देखिए यहाँ पर एक फिगर नंबर 1 है. इस फिगर नंबर 1 में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कार है. ये कार इस ट्री के अभी राइट हैंड साइड पे है, हमारी तरफ से हम जब देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे है. और जब फिगर नंबर 2 में आफ्टर 2 सेकेंड फिगर नंबर 2 की पिक्चर को क्लिक किया गया, उस टाइम पे हमने देखा कि इसी ट्री से ये कार राइट लेफ्ट हैंड साइड पे है. पहले राइट में थी, अब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 सेकंड्स के बाद हमने ये नोट किया. तो इसका मतलब ये, अब आप देखें, अब आप दोनों पिक्चर को देख के ये बताएं कि क्या ये हमारी कार, क्या ये मोशन में है या ये रेस्ट में है. अब आप यहां देख सकते हैं कि पहले ये राइट में थी इस ट्री के रिस्पेक्ट में, अब ये ट्री के रिस्पेक्ट में ये लेफ्ट में है. तो इसका मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. अब सराउंडिंग हमने किसको लिया, किसको रेफरेंस बनाया, ये जो रेफरेंस हमने बनाया ट्री के रिस्पेक्ट में हमने जाना, इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं कि ये मूव कर रही है नहीं कर रही. तो ये बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही. यस, दिस बॉडी इज इन मोशन बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. सो किसी भी चीज को, मोशन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे. If an object changes its position with respect to its surrounding in a given time, then that object is said to be in motion. तो इसके बाद अगला हमने दे रखा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो क्या होगा. अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, an object is said to be at rest if it does not changes its position with respect to surrounding. अगर वो अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज ना करे. अगर ये कार पहले फिगर में यहां पर राइट में है ट्री के, दूसरे फिगर में भी अगर राइट में ही होती तो हम बोलते कि ये कार चल नहीं रही है, इट इज एट रेस्ट बिकॉज इट इज डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. इसके बाद ये मैंने आपको समझा दिया है. इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन क्या है बेटा, 3 टाइप्स ऑफ मोशन बेसिकली. ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन किसे बोलते हैं. इन ट्रांसलेटरी मोशन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू इन स्पेस टू अनदर. बेसिकली एक स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं. दिस मोशन में बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और अलोंग ए कर्व्ड पाथ. ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. मतलब एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, और वो स्ट्रेट भी जा सकता है और कर्व्ड पाथ पे भी जा सकता है. अगर मोशन
अलोंग स्ट्रेट लाइन है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। आपको देखे अगले पॉइंट में बोल रखा है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। अगर मोशन कर्व पाथ में है तो उसको कर्वीलिनियर बोलते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और यही मोशन, ये मोशन स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकता है और कर्व पाथ में भी हो सकता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसको रेक्टिलिनियर बोलेंगे, अगर कर्व पाथ पे है तो कर्वीलिनियर बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन वाला जो एग्जांपल है रेक्टिलिनियर का एग्जांपल है, एक कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। अगर एक कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अब यहाँ पर देखें, ये आपको डायग्राम दिखा रखा है, दिस कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट रोड, this is an example of rectilinear motion, and rectilinear also a part of translatory motion, and this is rectilinear motion। and के बाद कार नेगोशिएटिंग ए कर्व, देखिए कर्व के अलोंग कार मूव कर रही है। आप इस डायग्राम में देखिए कि इस कर्व के अलोंग मूव कर रही है। इस मोशन को आप कौन सा मोशन बोलेंगे? ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है तो इसको कर्वीलिनियर बोलते हैं। अब अगला मोशन है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन किसे बोलते हैं? अगर मान देखो, अब ये बॉडी है, ये आप देख रहे हैं टॉप है, लट्टू है, हिंदी में लट्टू बोलते हैं और इंग्लिश में टॉप बोलते हैं। अभी आप टॉप देखेंगे, अब इस टॉप को देखेंगे कि इसके वेरियस पार्टिकल्स ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। ये पार्टिकल, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी घूम रहा है, इसके अंदर वाला पार्टिकल भी घूम रहा है, उसके अंदर वाला पार्टिकल भी सर, तो सभी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं और सभी का सेंटर एक ही है। इन रोटेटरी मोशन सभी का सेंटर सेम हो तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो और किस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहे हैं? देखिए बीच वाली ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो बीच में से यूं जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन के अबाउट ये पूरी बॉडी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में घूम रही है। ऐसे मोशन को रोटेटरी मोशन बोलते हैं। इन रोटेटरी मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो पार्टिकल हैं, डिस्क्राइब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अबाउट द एक्सिस ऑफ मोशन। अबाउट द एक्सिस ऑफ मोशन के अबाउट एक बॉडी कंसेंट्रिक सर्कल्स में मूव करती है। अगर मूव करे तो उसको हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन किसे बोलते हैं? इन वाइब्रेटरी मोशन द पार्टिकल्स मूव्स टू एंड फ्रो। देखिए वाइब्रेटरी मोशन में एक पॉइंट के अबाउट पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करता है। अब ये पेंडुलम का एग्जांपल दे रखा है, देखिए ये पेंडुलम पहले इस पोजीशन पर है बी पे, हमने इसको डिस्प्लेस किया, मान लो यहाँ पर डिस्प्लेस करने के बाद इसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये यहाँ आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर जाएगी। इस पॉइंट के अबाउट ये इस पॉइंट की कभी तरफ जा रही है टुवर्ड्स दिस पॉइंट, कभी इससे अवे जा रही है, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड्स दिस पॉइंट, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। देखिए इस पॉइंट के कभी तरफ जा रही है और कभी इस पॉइंट से दूर जा रही है, तो हम इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, और इस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमने वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन कर लिए, अब हम चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। बेसिकली जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ना, मेन चैप्टर जो 9th क्लास में, अगर आप देखें कि मेन चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है सर, वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से होता है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर इन योर एग्जाम। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होती है इसका मैं मतलब समझाऊंगा, फिर डेफिनेशन बनवाऊंगा। देखिए सबसे पहले इसका मतलब यहां पर लिख रखा है, अगर देखिए यहां पर एक बस है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, ठीक है, सबसे पहले ए से बी तक जाती है और ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनस, टर्मिनस मतलब ये एंड A and terminus B is 150 kilometer. A bus travels from terminus A to terminus B. A bus travels from terminus A to terminus B. Then the distance covered by the bus, कितनी distance cover करेगी? 150, क्योंकि distance ही 150 है दोनों के बीच की, ठीक है। The bus traveling on the same route returns from terminus B to terminus A. फिर दोबारा वो वापस B से A आती है, पहले A से B जाती है, फिर वापस B से A आती है, ठीक है। तो B से A आएगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 150 किलोमीटर, क्योंकि 150 तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है। Thus the total distance covered by the bus during this trip from A to B and then from B to A is 150 पहले जाते वक्त प्लस 150 वापस आते वक्त, तो टोटल हो गई 300 किलोमीटर। ओके, समझ में आ गया ये डिस्टेंस का मतलब। डिस्टेंस हम इस तरीके से हमने कैलकुलेट करी, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? ए से बी और बी से ए आने पर 300 किलोमीटर। इसके बाद ए बस मूविंग फ्रॉम ए टू बी अगेन फ्रॉम बी टू ए, यही है ना, ए से बी जा रही है और बी से ए आ रही है, इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है? 300 किलोमीटर। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सबसे पहले अब मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करी, तो कैसे कैलकुलेट करी? डिस्टेंस कैलकुलेट करने में मैंने ए से बी तक का पाथ लिया,
फिर बी से ए तक का। एक्चुअली जो लेंथ उसने ट्रेवल की है, किसने, बस ने, उसी को मैंने कैलकुलेट किया है। तो बेसिकली डिस्टेंस की जो डेफिनेशन होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। जो उसने पाथ कवर किया है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको मैं पहले बता दूं, दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, आप 9th क्लास में आपको नहीं पता होगा। दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होती हैं, और स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हो, डायरेक्शन ना हो। और यहाँ पर डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की जो यूनिट है इसकी जो डिस्टेंस की, वो क्या होती है, मीटर होती है। सो दिस इज सेकेंड थिंग अबाउट डिस्टेंस। अच्छा, इसके बाद द पोजीशन ऑफ द बस चेंज व्हेन इट मूव फ्रॉम टर्मिनस ए टू बी। अब आप देख रहे हैं पोजीशन जो है, जब ए से बी जा रहा है तब बस की पोजीशन चेंज हो रही है टर्मिनस ए से बी तक। देयर इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, अब हम बोल रहे हैं डिस्प्ले, कितनी बस डिस्प्लेस करी, क्या ए से बी तक बॉडी डिस्प्लेस करी है, यस। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 150 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट बाय द राउंड रिटर्न ट्रिप, जब ये बी से ए तक वापिस आएगा तब फिर दोबारा डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उसकी, 150 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय, अब मैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बता रहा हूं यहां पर, देखिए यहां पर लिख रखी है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में shortest distance covered by a moving object from the point of reference, point of reference से कितनी shortest distance covered कर रखी है, from the point of reference in a specified direction। एक point of reference से हमने मान लो A point को reference point मान रखा है, इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब देखो ए से बी जाता है, वापस बी से ए आ जाता है, तो ए से ए को मैंने रेफरेंस पॉइंट मान रखा है, तो उससे कितना डिस्प्लेस किया, वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में कुछ भी डिस्प्लेस नहीं किया। तो इसीलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगी ए से बी तक जाने में और बी से ए आने में, देखो इंडिविजुअल ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट 150 किलोमीटर है, बी से ए तक की भी डिस्प्लेसमेंट 150 किलोमीटर है, बट ओवरऑल जो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालूं ए से बी और बी से ए में, अगर हम देखें ए को मैं रेफरेंस पॉइंट मान के चलूं, ए को इनिशियल रेफरेंस पॉइंट मान के चलूं, तो हम देखेंगे ए से वो बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुई, फाइनली ए पर ही तो वापिस आ गई, तो हम बोलेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो। बट द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बस मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू ए इज जीरो। ऐसा यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर होती है, एज जो हमने डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर ही पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर ही होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि हम यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन ले रहे हैं। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसने कितनी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, मतलब इसके पास डायरेक्शन है, अगर इसके पास डायरेक्शन है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय नंबर विद प्रॉपर यूनिट एंड डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में नंबर भी होते हैं, नंबर में प्रॉपर यूनिट के साथ डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। The difference between the displacement and distance, let us consider a few more example। मैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आए, तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो ए से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, यहाँ पर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, फिर बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक जा रहा है। सपोज आपका नाम राहुल है, आपने सचिन के घर पे जाना है जो सी पॉइंट पर है, आप ए पर रहते हो, आपका नाम राहुल है, लेकिन आपने बीच में किसी और अपने फ्रेंड से मुकुल से मिलके जाना है, आपका नाम राहुल है, आपने मुकुल से मिलके जाना है और सचिन के पास पहुंचना है, ठीक है सर। सचिन
सी पॉइंट पर रहता है, राहुल ए पॉइंट पे रहता है और मुकुल बी पॉइंट पे रहता है। तो आपने क्या किया, अपनी जर्नी स्टार्ट करी ए से, राहुल ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ए से, बी पर पहुंचा, मुकुल से मिला, उसके बाद सी पर गया सचिन से मिलने के लिए। ये उसने पाथ फॉलो किया। ए से बी जब गया, वो राहुल जब ए से बी तक मुकुल से मिलने गया तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 3 मीटर। बी से सी तक गया तब उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 4 मीटर। बी से सी तक जब वो सचिन के पास पहुंचा तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 4 मीटर। तो अब हम बोलेंगे कि उसने टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया। पाथ तो उसने 3 + 4 7 ट्रेवल किया। तो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल होता है उसको तो हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हुई, 7 मीटर, क्योंकि एक्चुअली तो वो 7 मीटर चला है। लेकिन अगर मैं यहां पे खड़ा होकर ए और सी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए और सी के बीच की डिस्टेंस तो यही है, ये जो लाइन दिखा रही है, और ये लाइन 7 नहीं है। इस लाइन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज 3, दिस इज 4, तो पाइथागोरस से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो √3² + 4² तो आपका आंसर आएगा 5, √25, और वो 5 होता है। तो ये डिस्टेंस है वो 5 है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो सचिन वाला जो पॉइंट है, वो राहुल वाले पॉइंट से कितनी दूर है, 5 मीटर। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 5 मीटर, लेकिन डिस्टेंस कितनी हुई, 7 मीटर। समझ में आ रही है आपको बात। इसी में ही मैं आपको एक एग्जांपल और भी देता हूं कि मान लो वो जो हमारा राहुल था वो सचिन को मिलके वापस आ गया, यहाँ पर ए पर वापस आ गया। अगर वो ए पर वापस आ गया है तो वो देखिए अब ए से ही चला था, ए पर ही वापस आ गया, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कुछ चला, उसकी कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई। डिस्प्लेसमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या वो चला, नहीं चला। ए से चला था, ए पर ही वापस आ गया। अगर वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी, अगर वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं चला, इसका मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है। समझ में आ रही है आपको बात। यहां से चला ऑब्जेक्ट, यहां गया, फिर वापस यहीं आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 0 हुई, यहां पर वापस आ गया। समझ में आ रही है। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हुई। डिस्टेंस तो देखो 3 चला, एक्चुअली तो वो 3 चला, फिर 4 चला, 7 चला, फिर वापस इधर से वापस आया, तो वापस इधर से आया तो ये 5 चला। तो टोटल 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 7 + 5 कितना हो गया, 12 मीटर। तो डिस्टेंस 12 मीटर होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उस केस में, 0। So this is the brief introduction about the chapter and some things about distance and displacement. More things about distance and displacement we will discuss in the next video. So till now I have described you distance and displacement. So you should do numericals from any book on the basis of distance and displacement and read the notes given by me on the video and listen the video carefully. Thanks a lot.